अभी तक हम लोगों ने प्लैनेट के एनर्जी को कैसे इक्वेशन के रूप में डिजाइन करना ये सीखा। ओके, प्लैनेट्स एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अभी तक हम लोगों ने सीखा। ओके, लेकिन राहु केतु को कैसे स्टडी करें? ओके, राहु केतु को का किस तरीके से एनर्जी फाइंड आउट किया जाता है अभी हम लोग वो देखेंगे। सी, राहु के पास नेचुरल एनर्जी 70% होता है। ओके, राहु केतु के पास नेचुरल जो एनर्जी होता है वो 70% होता है एंड 30% जो एनर्जी होता है वो फंक्शनल एनर्जी होता है। ओके, वो फंक्शनल एनर्जी होता है। राहु के पास 70% नेचुरल एनर्जी होता है एंड 30% फंक्शनल एनर्जी होता है। याद रखिए, ये जो परसेंटेज बताया जा रहा है ये कोई मेजरमेंट नहीं है, ये केवल ये बोलने का मतलब है कि राहु केतु अपनी नेचुरल एनर्जी से ज्यादा इफेक्ट डालता है और फंक्शनल एनर्जी से कम। अब ये फंक्शनल एनर्जी क्या हो गया? ओके, फंक्शनल एनर्जी क्या हुआ ये चार्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, सी, राहु के पास 70% नेचुरल एनर्जी है। ये नेचुरल एनर्जी कैसा? मेलफिक है। ओके, ये मेलफिक है। राहु के पास 70%, याद रखिएगा, राहु केतु आर कैलकुलेटेड पॉइंट। ओके, ये कैलकुलेटेड मैथमेटिकल पॉइंट है, ना कि ये प्लैनेट्स है। ओके, दीज आर द कैलकुलेटेड मैथमेटिकल पॉइंट्स एंड हम लोग लेकिन कन्वेंशनल मेथड में क्या बोलते हैं? राहु और केतु प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, सो हम यहां पर राहु केतु को जो प्लैनेट्स बोला जा रहा है कन्वेंशनल मेथड में यूज होता है, इसके लिए हम लोग भी बोल रहे हैं, बट दीज आर द मैथमेटिकल पॉइंट्स। ओके, मैथमेटिकल पॉइंट्स। इसके पास 70% एनर्जी होता है राहु के पास, और केतु के पास नेचुरल एनर्जी, एंड नेचुरल एनर्जी मेलफिक होता है। दूसरा जो एनर्जी, जो फंक्शनल एनर्जी होता है, वो होता है डिपेंडिंग कि किस हाउस में वो बैठा हुआ है। ओके, किस हाउस में वो बैठा हुआ है उसके बेसिस पर उसके पास फंक्शनल एनर्जी होता है। ओके, अगर वो केंद्र में बैठा है तो उसके पास जो फंक्शनल एनर्जी होगा वो 30% रहेगा। ओके, फंक्शनल एनर्जी उस केंद्र के हाउस के सिग्निफिकेंस के अनुसार काम करेगा। ओके, अगर ये कहा जाए कि 6th हाउस में राहु है, 12th हाउस में राहु है, या किसी और दूसरे हाउस में राहु है, तो 30% वो कैसा बिहेव करेगा? उस हाउस के सिग्निफिकेंस के अनुसार। मतलब अगर वो हाउस अच्छा है, ओके, अगर वो हाउस अच्छा है तो राहु भी 30% अच्छा रिजल्ट देगा। फंक्शनल एनर्जी, ओके, फंक्शनल एनर्जी राहु का 70% जो होता है वो नेचुरल एनर्जी होता है। एंड यहां पर एक चीज को जानिए कि राहु केतु मैथमेटिकल पॉइंट्स है, ये हमेशा अपना जो नेचुरल एनर्जी होता है वो रिटेन करेगा। ओके, वो रिटेन करेगा। राहु केतु अपना जो नेचुरल एनर्जी है वो रिटेन करता है, उसके बेसिस पर इफेक्ट डालता है। ओके, अगर राहु यहां पर देखिए, राहु का दशांतरदशा चले जातक को, ओके, राहु का दशांतरदशा चले जातक को राहु 50%, 70% जो एनर्जी है राहु का वो मेलफिक ही रहेगा। ओके, मेलफिक ही रहेगा। मतलब राहु जहां जहां भी इन्फ्लुएंस दिखाएगा उस हाउस से उस हाउस में सेपरेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर राहु को 4th हाउस में रख दीजिए, ओके, राहु को 4th हाउस में रख दीजिए, तो राहु का 70% जो स्ट्रेंथ है, नेगेटिव स्ट्रेंथ 4th हाउस पर पड़ेगा। ओके, नेगेटिव स्ट्रेंथ 4th हाउस पर पड़ेगा। 30% राहु गेन करेगा उस हाउस की वजह से। ओके, 30% राहु गेन करेगा उस हाउस की वजह से। तो जातक को देखेगा कि घर मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जातक को घर मकान से रिलेटेड जहां 70% कुछ प्रॉब्लम 4th हाउस से रिलेटेड आएगा, वहीं पर 30% 4th हाउस से रिलेटेड कुछ अच्छा भी हो जाएगा। ओके, 70% जहां डैमेज करेगा वहीं 30% आपको मिलेगा कि वहां से अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। ओके, उसी हाउस से कुछ और सिग्निफिकेंस से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे जातक का मकान के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है,
एंड जातक ने कार खरीदा, दोनों ही फोर्थ हाउस है। ओके, फोर्थ हाउस है, मकान बड़ा या कार बड़ा, तो बड़ा चीज डैमेज करेगा, छोटा चीज फायदा करवाएगा। ओके, सो उसी हाउस से रिलेटेड बड़ा डैमेज करेगा एंड उसी हाउस से रिलेटेड छोटा चीज में फायदा करवाएगा। ओके, उसी हाउस से रिलेटेड छोटा चीज में फायदा करवाता है। सो यहां दोनों तरीके का रिजल्ट देता है राहु। राहु सबसे पहले अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस दिखाएगा। ओके, यहां देखिए, राहु फिफ्थ हाउस में जाए तो कहा जाता है शेयर मार्केट में जातक फायदा मिलता है, जातक को। ओके, जातक को शेयर मार्केट में फायदा मिलता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 70% राहु अपना नेचुरल इन्फ्लुएंस दिखाएगा एंड 30% राहु उस हाउस का इन्फ्लुएंस दिखाएगा। ओके, उस हाउस से रिलेटेड इन्फ्लुएंस दिखाएगा। राहु है क्या? नेचुरल मेलिफिक। ओके, नेचुरल मेलिफिक जातक को संतान से दूर कर सकता है, लव अफेयर हो उसमें फ्लॉप कर सकता है जातक को। ओके, राहु अगर सब फिफ्थ हाउस में हो तो ये कहा जाता है, नॉर्मली आपको इस तरीके से मिलेगा कि उस जातक का जो लव अफेयर रहेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। ओके, फिफ्थ हाउस में राहु इवन वहां पर संतान को भी कष्ट पहुंचाता है, लेकिन जातक को फिफ्थ हाउस से रिलेटेड और कुछ चीजों में, जैसे शेयर मार्केट में, ओके, इन सब चीजों में फायदा पहुंचा दिया। तो कुछ परसेंट नुकसान कर दिया, कुछ परसेंट फायदा कर दिया, दोनों ही करेगा। ओके, तो ये राहु केतु जहां भी रहेगा वहां पर आप मेजर मेलिफिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए, राहु सपोज यहां है। ओके, राहु सपोज यहां है, क्या होता है? स्कैंडल। याद रखिए, आप इसको इस तरीके से ना ले कि एकदम रिटन रूल की तरह ना ले, वेरिएशन हो सकता है। डोंट वरी कि वेरिएशन ना होगा, क्योंकि मैंने ये कह दिया तो इसका मतलब यही होगा। ओके, क्योंकि प्रेडिक्शन जब करेंगे तो वहां बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, यहां पर हर एक ऑप्शन को बता के फिर राहु बताना संभव नहीं है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक पोजीशन बता रहा हूं जहां राहु किस तरीके से बिहेव कर सकता है। चार्ट टू चार्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ओके, चार्ट टू चार्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। राहु सेवेंथ हाउस में है, क्या करेगा? राहु जहां जातक को फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ में इल्यूजन, कंफ्यूजन पैदा करेगा, वही जातक का एक अफेयर भी दे देगा। ओके, आउट ऑफ वेडलॉक जातक का हो सकता है अफेयर भी चले। ओके, 70% मैरिड लाइफ खराब कर दिया, 30% आपको आउट ऑफ वेडलॉक आपको एक अफेयर दे दिया। ठीक है, सो जहां राहु रहेगा 70% उस हाउस से रिलेटेड कुछ और चीजों को आपको तकलीफ दे देगा एंड 30% कुछ फायदा दे देगा, डिपेंडिंग वो किस हाउस का ऑनर है। ओके, हाउस ऑनरशिप के बेसिस पर वो रिजल्ट देगा। राहु नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ, ओके, पिता को ऐसा बीमारी देगा कि जो मालूम ही ना चले। ओके, क्लियर डायग्नोसिस ना होगा, नहीं होगा। ओके, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देगा फादर को। जातक को फॉरेन ट्रेवल भी करवा देता है। ओके, फॉरेन ट्रेवल भी करवा देता है। यहां इस चीज को समझना है कि राहु 70% जहां पर रहेगा उस हाउस के सिग्निफिकेंस में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस को तकलीफ दे देता है एंड 30% उस हाउस से रिलेटेड, अगर बेनिफिक हाउस है तो उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट भी देगा। पहला 70% क्या करेगा? उस हाउस के सिग्निफिकेंस को हर्डल्स क्रिएट करता है, चैलेंज कर देता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। ओके, उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड चैलेंज क्रिएट कर देता है एंड 30% क्या कर देता है? उस हाउस का जो नेचर है वो कैरी कर लेता है। सो जातक को अगर अच्छे हाउस में बैठा है तो उस हाउस का 30% नेचर कैरी करने की वजह से क्या हुआ, जैसे नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ तो 30% उस हाउस का नेचर कैरी करने से क्या होगा? जातक फॉरेन टूर कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ओके, लेकिन 70% उसका अपना इफेक्ट उस हाउस के सिग्निफिकेंस पर हर्डल्स क्रिएट करने का भी होता है। ओके, ये राहु केतु का है, जहां भी राहु केतु रहेगा ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करता है।
ओके, सो राहु केतु का इक्वेशन इसी तरीके से बनता है, वो जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड उस हाउस के सिग्निफिकेंस को 70% किसी ना किसी तरीके का चैलेंज क्रिएट कर देगा, एंड 30% उस हाउस के सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में, मींस प्राप्त करने में, चाहे वो किसी हाउस का, ओके, प्राप्त करने में जातक को मदद करने लगेगा। ओके, जातक को मदद करने लगेगा। आपको यहां पर केवल और केवल इस बेसिस पर बताया गया कि राहु अलोन है। ओके, राहु अलोन है, लेकिन जब राहु दूसरे प्लैनेट्स द्वारा एस्पेक्टेड हो जाएगा तो वहां पर थोड़ा वेरिएशन आएगा। ओके, वहां पर थोड़ा वेरिएशन आएगा। यहां पर आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि राहु अनएस्पेक्टेड है। ओके, राहु अनएस्पेक्टेड है, वो किसी भी दूसरे प्लैनेट्स द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके, किसी भी दूसरे प्लैनेट द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन दूसरे प्लैनेट द्वारा जब इन्फ्लुएंस आएगा तब वो उसका इफेक्ट्स थोड़ा सा वेरिएशन करेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे के सेशन में पढ़ेंगे। अभी केवल ऑनरशिप के बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी हाउस में बैठने से प्लैनेट्स के पास किस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कोई प्लैनेट्स दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंज्वाइन होने के बाद, एस्पेक्ट होने के बाद उसका एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, सो वहां पर इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना है कि राहु जहां बैठेगा उस हाउस के सिग्निफिकेंस को 70% हर्डल्स क्रिएट करेगा, एंड 30% उस हाउस के सिग्निफिकेंस को देगा आपको। ओके, 30% उस हाउस के सिग्निफिकेंस को प्रोवाइड कर देगा, 70% उस हाउस के सिग्निफिकेंस को, कोई भी सिग्निफिकेंस हो। ओके, जरूरी नहीं कि एक ही चीज को देगा भी और एक ही चीज को आपको हर्डल्स भी करेगा, कोई और सिग्निफिकेंस, एक हाउस से बहुत सारा चीज देखा जाता है। ओके, सो किसी भी तरीके से इफेक्ट कर सकता है राहु। ओके, और क्लियरिटी राहु के केस में आएगा जब आपको प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जब आप पढ़ेंगे, तब वहां पर राहु से रिलेटेड और ज्यादा क्लैरिटी आता है। राहु जहां पर बाकी सब प्लैनेट्स कुछ परसेंट दूसरे प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होते हैं, वहीं राहु केतु बहुत ज्यादा दूसरे प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, राहु केतु बहुत ज्यादा दूसरे प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो यहां पर आपको जब प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, ये जो 30% जो स्ट्रेंथ है वो हाउस के स्ट्रेंथ के ऊपर है। हाउस का स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है? सपोज ये राहु है, यहां बैठा है, लेकिन ये हाउस फर्दर अफ्लिक्टेड है, ये हाउस फर्दर अफ्लिक्टेड है, तो राहु का दशा अंतरदशा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ओके, राहु का दशा अंतरदशा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये 70% ऐसे ही नेगेटिव इफेक्ट है, इसके पास सेपरेटिव एस्पेक्ट्स है, सेपरेटिव एस्पेक्ट्स, इसके पास डिले एनर्जी है, सेपरेटिव एनर्जी है। 30% ये हाउस का इफेक्ट दे सकता था, लेकिन अगर हाउस इन्फ्लुएंस है तो ये 30% में ये 30% भी मॉडिफाई होगा। ओके, ये 30% भी मॉडिफाई होगा। फिलहाल राहु किस तरीके से रिजल्ट देता है केवल उतना देखना है, बाकी सब प्लैनेट्स के साथ वो मिलकर कैसा रिजल्ट देगा ये आगे हम लोग जब इक्वेशन ड्रॉ करेंगे उस समय सीखेंगे। राहु 70% उस हाउस से रिलेटेड हर्डल्स क्रिएट करेगा, 30% उस हाउस का ही किसी ना किसी तरीके का रिजल्ट दे देगा। ओके, उस हाउस का ही रिजल्ट दे देगा। याद रखिए, राहु नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ओके, नेगेटिवली अफेक्ट करता है, यहां पर कहीं भी रहे। ओके, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। राहु 6th हाउस में है, राहु 6th हाउस में 70% क्या करेगा? ये रोग, ऋण और शत्रु को कम कर देगा। ओके, एंड 30% इसका एनर्जी क्या होगा? जातक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता रहेगा 6th हाउस से रिलेटेड। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ नया शत्रु पैदा करते रहेगा। ओके, कुछ ना कुछ नया रोग क्रिएट करते रहेगा। जब भी राहु का दशांतर ऐसा चलेगा, जातक को कोई ना कोई रोग हो जाएगा। वो बात अलग है कि वो उस चीज को खत्म भी कर रहा है, लेकिन जातक को प्रॉब्लम देता ही रहेगा, बिकॉज 6th हाउस का भी उसके पास एनर्जी है, एंड 6th हाउस का एनर्जी क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। ओके, कहा जाता है शत्रु हंता योग
देख, शत्रु अगर 6 हाउस में मेल हो तो शत्रुहंता योग हो जाता है, लेकिन शत्रुहंता के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है? शत्रु। ओके, शत्रु, शत्रु अगर है तभी आप शत्रुहंता बन सकते हैं। शत्रु जिसका है ही नहीं, उसका वो क्या शत्रुहंता, उसका वो शत्रुहंता तो होगा ही नहीं। ओके, सो जहां भी राहु केतु रहेगा, वो राहु रहेगा, वो वहां पर उस तरीके का अपना नेगेटिव एनर्जी देगा। अब इसी केस में हम लोग एक और पॉइंट पढ़ते हैं, केतु। केतु कैसा बिहेव करेगा? केतु के पास भी सेपरेटिव डिप्रेशन एनर्जी है। ओके, केतु के पास भी सेपरेटिव और डिप्रेशन वाला एनर्जी है। ओके, डिप्रेशन वाला एनर्जी है। जहां भी केतु रहेगा 70% उस हाउस पर कैसा रिजल्ट दिखाएगा? सेपरेटिव देगा या डिप्रेशन देगा। ओके, जातक को उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा फील होता रहेगा कि वो शायद उस हाउस से रिलेटेड उसको कोई खास मतलब इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है। ओके, केतु जहां भी रहे जातक को कोई ना कोई कमी दे देता है, उस हाउस के किसी ना किसी सिग्निफिकेंस का कमी दे देगा। ओके, कोई ना कोई चीज कमी देगा ही देगा। केतु अगर जिस हाउस में रहेगा उस हाउस का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जातक को प्राप्त नहीं होता है। ओके, जैसे केतु 5th हाउस में है, 5th हाउस से क्या क्या देखते हैं? क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, शेयर मार्केट, लव अफेयर। ओके, ये सब हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। आप देखेंगे कि जातक को 5th हाउस से रिलेटेड इनमें से कोई ना कोई एक चीज ऐसा रहेगा कि जातक को नहीं प्राप्त होगा। ओके, किसी ना किसी एक चीज में जातक को कमी रख देता है। ओके, किसी ना किसी एक चीज में जातक को कमी रख देगा। 70% वहां पर तकलीफ उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस से रिलेटेड दे देता है, कोई ना कोई एक चीज दे देता है। ओके, जहां भी रहेगा। केतु 10th हाउस में है, क्या करेगा? हो सकता है जातक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हो, उसको जॉब लगेगा, उसको जॉब मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा। ओके, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ? उसको एक कोई ना कोई कमी जरूर से दे दिया। सो कुछ ना कुछ कमी जरूर से देता है। जहां पर भी केतु बैठा है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कोई ना कोई कमी देगा। ओके, कोई ना कोई कमी दे देता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। 70% राहु केतु जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड किसी ना किसी सिग्निफिकेंस में 70% आपको हर्डल्स क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस। 30% उस हाउस से रिलेटेड बेनिफिक रिजल्ट्स आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग कि वो हाउस कैसा है। अच्छा हाउस है तो अच्छा रिजल्ट, बुरा हाउस है तो बुरा रिजल्ट। ओके, उस हाउस का सिग्निफिकेंस कैसा, उसके रिलेटेड रिजल्ट्स दे देता है। ओके, इन जनरल अगर आप जनरल प्रेडिक्शन करना चाहें तो ये याद रखिएगा कि राहु के पास सेपरेटिव एनर्जी ज्यादा है। ओके, सेपरेटिव एनर्जी ज्यादा है। जहां जहां भी राहु रहेगा वहां पर सेपरेटिव एनर्जी प्लस कंफ्यूजन, ये दो चीज देगा। अगर लग्न में तो सेपरेटिव एनर्जी प्लस कंफ्यूजन दोनों देगा लग्न में। ओके, अगर 7th हाउस में तो 7th हाउस में भी सेपरेटिव एंड कंफ्यूजन एनर्जी दोनों ही मिलकर 7th हाउस को स्पॉइल करेगा 70%। ओके, यही अगर केतु रहे तो केतु के पास भी सेपरेटिव एनर्जी है, लेकिन यहां पर क्या है? इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जातक को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जातक को ऐसा लगता है कि उस हाउस के से रिलेटेड वो उतना अच्छा नहीं है। ओके, उतना अच्छा नहीं है। केतु अगर रहेगा तो जातक जहां भी रहेगा जातक को उस हाउस से रिलेटेड कुछ कमी लगता रहेगा। भले ये बात अलग है कि उसके पास चीजें हों, लेकिन जातक को वो कमी उसको हमेशा एक खलता रहता है कि वो जो चाहता है वो वैसा चीज नहीं मिल पाता है। ओके, जातक हो सकता है कि बहुत सुंदर या हैंडसम पार्टनर चाहिए था एंड बहुत हाईली एजुकेटेड पार्टनर चाहिए था। ओके, क्या होगा? हो सकता है सुंदर या हैंडसम पार्टनर मिल जाए लेकिन एजुकेटेड ना हो, या बिल्कुल उल्टा हो सकता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। ओके, कुछ ना कुछ उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कमी रह जाता है जहां भी केतु रहता है। अब सी
जैसा मैंने कहा कि हाउस का, यहां अभी हम लोग हाउस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओके, एंड हाउस को ओन करने पर प्लैनेट्स के पास किस तरीके से एनर्जी होता है, या हाउस लॉर्ड के पास क्या एनर्जी होता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसा है कि हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि प्लैनेट्स इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो वो सेपरेट है एंड हाउस इफेक्ट्स में सेपरेट है, ऐसा नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो कॉमन है, ओके, कॉमन है। सो कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो हम लोग प्लैनेट्स इफेक्ट्स का भी एडवांस में पढ़ ले रहे हैं हाउस इफेक्ट्स में, बिकॉज ये इस तरीके से मर्ज है, इस तरह से मिला हुआ है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाउस को इफेक्ट्स को बताने के लिए भी हम लोग को कई दफा प्लैनेट्स के एनर्जी के बारे में जानना पड़ता है। ओके, सो कुछ टॉपिक्स मर्ज है, लेकिन सेपरेटली मैं प्लैनेट्स का जब स्टार्ट करूंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि प्लैनेट्स के इफेक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां पर नेचुरल मेलेफिक और बेनिफिक नेचर ऑफ द प्लैनेट कैन नेवर चेंज। जैसे सी राहु केतु को एक्सेप्शनल रखना है, ओके, राहु केतु एक्सेप्शनल रखना है। अदर देन दैट, अगर जुपिटर केंद्र का लॉर्ड हुआ तो जुपिटर के पास क्या है, बेनिफिक एनर्जी है, ओके, सो बेनिफिक एनर्जी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर सैटर्न केंद्र का लॉर्ड हुआ तो सैटर्न के पास कौन सा एनर्जी है, सैटर्न के पास मेलेफिक एनर्जी है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कोई भी प्लैनेट्स अगर केंद्र ओन कर दे तो उसका नेचुरल एनर्जी खत्म हो जाता है, ओके, उसका नेचुरल एनर्जी खत्म हो जाता है। इफ नेचुरल मेलेफिक बीइंग 8th लॉर्ड, इन सभी चीजों के बारे में मैंने ये जो नोट्स था ये मैंने बताया था कि ये देखिए, सपोज यहां पर कैप्रिकॉर्न है एंड यहां एक्वेरियस है, नेचुरल मेलेफिक अगर 8th हाउस को ओन कर दे, ओके, सैटर्न के पास क्या क्या एनर्जी, नेचुरल एनर्जी प्लस फंक्शनल एनर्जी। नेचुरल एनर्जी कैसा है सैटर्न के पास, मेलेफिक, एंड फंक्शनल एनर्जी यहां पर देखिए किस तरह से, ये और ये दो एनर्जी है, केंद्र का लॉर्ड होने की वजह से बेनिफिक और 8th का लॉर्ड होने की वजह से न्यूट्रल, ओके, 8th न्यूट्रल होता है। सो यहां पर मेलेफिक, बेनिफिक एंड न्यूट्रल, ये तीन तरह का ये एनर्जी रहा, ओके, लेकिन सैटर्न केंद्र का लॉर्ड, केंद्र का ऑनर होने की वजह से ये मेलेफिक न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, ओके, एंड अब इसके पास किस तरीके का एनर्जी हुआ, ये बेनिफिक रहा एंड ये न्यूट्रल रहा। सो अब टोटल देखा जाए तो 2n प्लस बी हो गया, 2n प्लस बी हो गया। यहां पर हम लोग जनरली बोलते हैं 50-50% लेना है, ओके, ये इक्वेशन ड्रॉ करने के टाइम में, लेकिन आप याद रखिएगा आगे जाके हम लोग थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन है, ओके, नेचुरल एनर्जी हमेशा ज्यादा एक्टिव रहता है फंक्शनल एनर्जी से। सो आगे हम लोग देखेंगे कि नेचुरल एनर्जी बढ़ जाएगा। सो यहां पर देखिए ये सैटर्न के पास ज्यादा नेचुरल एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी हो गया, ये सैटर्न के पास ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी हो गया, यानी ये सैटर्न अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो मेलेफिक जैसा बिहेव करेगा, अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हो तो बेनिफिक जैसा बिहेव करेगा, ओके। ये 8th हाउस लॉर्ड होने के बावजूद भी ये बेनिफिक रिजल्ट दे सकता है, डिपेंडिंग ये सैटर्न किस तरह से अलाइंड है, ओके। प्रीवियस सेशन में मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में भी बताया, आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें देखिएगा कि ये सभी चीज के बारे में मैंने बताया। आज कुछ और टॉपिक्स हम लोग अभी यहां पढ़ेंगे एंड ये देखेंगे कि प्लैनेट्स हाउस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ओके, प्लैनेट्स हाउस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। जो भी आप लोग का क्वेरीज है, ओके, आई विल लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल रिप्लाई, ओके, एंड ऑफ द सेशन मैं एक एक क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा आई विल रिप्लाई। प्लीज कीप टाइपिंग योर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है आप लोग यहां टाइप कर लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सी, अगर कोई नेचुरल मेलेफिक, ओके, नेचुरल मेलेफिक कहीं बैठा हुआ है, किसी हाउस में है, ओके, और वो किसी मेलेफिक के साथ कंज्वाइन कर जाए, अगर नेचुरल मेलेफिक किसी नेचुरल मेलेफिक के साथ
एक नेचुरल मेलफिक किसी मेलफिक के साथ कंजॉइन कर जाए या एस्पेक्ट करे, तो वो प्लैनेट्स जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। ओके, उस हाउस को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। कोई भी सपोज यहां पर सैटर्न है, ओके, मंगल या तो यहां बैठकर या तो यहां किसी भी तरह से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये सैटर्न इस हाउस को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। ओके, ये सैटर्न इस हाउस को एडवर्सली इफेक्ट करता है। अगर कोई नेचुरल मेलफिक किसी और प्लैनेट्स मेलफिक प्लैनेट्स द्वारा एस्पेक्टेड हो जाए, तो उस केस में वो हाउस जिस हाउस पर वो प्लैनेट्स नेचुरल मेलफिक प्लैनेट्स बैठा हुआ था उस हाउस को एडवर्सली इफेक्ट डालेगा। साथ ही साथ ये प्लैनेट्स जिन जिन हाउसेस को ओन कर रहा था, सपोज ये प्लैनेट्स किसी भी हाउस को ओन करे, ओके, सपोज यहां इसको ओन कर रहा है 10, 11, तो इन हाउसेस के सिग्निफिकेंस को एडवर्सली इफेक्ट डालेगा। अगर ये 4th, 5th को है तो इन 4th एंड 5th के सिग्निफिकेंस को एडवर्सली इफेक्ट करता है। ओके, प्लैनेट्स, कोई नेचुरल मेलफिक प्लैनेट्स अगर किसी और मेलफिक प्लैनेट्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, कोई नेचुरल मेलफिक प्लैनेट्स किसी और मेलफिक द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो वो नेचुरल मेलफिक प्लैनेट्स जिस हाउस में रहेगा उस हाउस के सिग्निफिकेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, साथ ही साथ वो जिन हाउसेस को ओन करता, किसी भी हाउस को ओन करे, उस हाउस के सिग्निफिकेंस को भी प्राप्त करने में जातक को हर्डल्स, मुसीबत आता है। ओके, हर्डल्स, मुसीबत आता है। सैटर्न या राहु यहां पर देख लेते हैं, राहु यहां पर है, ओके, राहु यहां पर है एंड सपोज मंगल यहां रहता है, तो क्या होता है, ये राहु अब और भी ज्यादा मेलफिक इन्फ्लुएंस में आ गया। ओके, ये राहु पहले तो इसके पास ऑलरेडी 70% पोटेंशियल एनर्जी है, किसका, नेगेटिव करने का। ओके, 70% इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव करने का। अब ये मंगल से ट्रिगर होगा, ये मंगल से ट्रिगर होगा, ये क्या करेगा, 70% जो नेगेटिव एनर्जी है वो इन्फ्लुएंस कर देगा यहां। ओके, वो इन्फ्लुएंस कर देगा लग्न में एंड जातक का हेल्थ को खराब कर सकता है। ओके, हेल्थ को खराब कर सकता है। इसी तरीके से सपोज ये तो राहु है, यहां पर हम लोग ये समझते हैं कि ये सैटर्न है, ओके, एंड यहां मंगल है। अब ये मंगल जैसे ही इस सैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, ओके, जैसे ही इस सैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, ये अपना नेचुरल मेलफिक जो इन्फ्लुएंस है, नेचुरल मेलफिक इन्फ्लुएंस है, उससे इस हाउस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और साथ ही साथ वो जिस भी हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा उस हाउस के रिजल्ट को ऑब्टेन करने में जातक को थोड़ा मेहनत लग सकता है। ओके, चाहे वो किसी हाउस को ओन कर रहा हो, वो 11th 12th हाउस को ओन कर रहा हो या किसी भी हाउस को ओन कर रहा हो, जातक को उस हाउस के सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में थोड़ा मेहनत लग सकता है। ओके, थोड़ा मेहनत लग सकता है, यहां पर वो हर्डल्स क्रिएट करेगा। ओके, यहां पर वो हर्डल्स क्रिएट करता है अगर मेलफिक का इन्फ्लुएंस प्लैनेट्स के ऊपर हो जाए। ओके, ये एक पार्ट रहा। इसी तरीके से कहा गया है कि अगर कोई फंक्शनल मेलफिक है, ये नेचुरल मेलफिक का केस बताया गया, यहां पर फंक्शनल मेलफिक का केस है। ओके, कोई सपोज 368 का लॉर्ड है, 3611 का लॉर्ड है, फंक्शनल मेलफिक है, ये अगर बेनिफिक द्वारा, ओके, हम लोग अभी ये पढ़ लेते हैं, फंक्शनल मेलफिक है और फंक्शनल मेलफिक द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाए, फंक्शनल मेलफिक द्वारा 3611 का लॉर्ड है, फंक्शनल मेलफिक हो गया। 3611 क्या होता है, मेलफिक होता है। ओके, 3611 क्या होता है, मेलफिक होता है। ओके, सो इस तरीके से आपको यहां पर
हर एक हाउस का, ओके, हर एक हाउस का मैंने ये भी बताया कि वो कौन से हाउस का जो लॉर्ड है, ओके, वो बेनिफिक होता है या मेलफिक होता है। यहाँ फंक्शनल मेलफिक का मतलब हुआ कि उन हाउसेस का लॉर्ड जो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर कोई प्लैनेट फंक्शनली मेलफिक है, फंक्शनली मेलफिक है, तो वो अगर मेलफिक के साथ रहा, ओके, रहा, तो वो एडवर्स रिजल्ट देता है जहां पर वो प्लेस्ड है। ओके, कोई प्लैनेट्स अगर फंक्शनली मेलफिक है और वो मेलफिक के साथ कंज्वाइंट हो गया, तो वो उस हाउस को एडवर्स रिजल्ट देगा जहां पर वो प्लेस्ड है। साथ ही साथ वो प्लैनेट्स उस हाउस का भी एडवर्स इफेक्ट देगा जिसको कि वो ओन करता है। मैं यहां पर एक बार एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूं। याद रखें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये अगर आपको क्लियर होता चला जाएगा उतना ही आपको परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी होगा। कभी भी माइंड में एक चार्ट को रखकर एस्ट्रोलॉजी ना सीखें, बहुत कम नॉलेज गेन कर पाएंगे।